हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लासेस, जो कि अगर आप भारत की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की हो, बैंकिंग की हो, रेलवे की हो या पुलिस की हो, कोई भी स्टेट की एग्जाम हो, आपको हर एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज अपन देखेंगे जनवरी से दिसंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपने भारत जीके विद अंजलि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह है पहला पार्ट। इसके बाद मैं नेक्स्ट एक और पार्ट लेके आने वाली हूं, क्योंकि केवल दो पार्ट में आपका जनवरी से दिसंबर का पूरा करंट अफेयर में इसमें कंप्लीट करवाने वाली हूं। और इसके अंतर्गत मैंने सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही शामिल किए हैं। और आपकी आगामी कोई भी एग्जाम हो, आपको इस वीडियो से संबंधित 2 से 4 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। पहला प्रश्न है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस शहर में देश की पहली बार हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू किया है? यानी कि अब आपको हिंदी में भी एमबीबीएस करने का मौका मिलेगा। जिनको अंग्रेजी से डर लगता है उनके लिए यह सुनहरा मौका आप कह सकते हैं। देश का पहला है और देश में पहली बार एमबीबीएस का अनावरण कहाँ किया गया है? अमित शाह के द्वारा भोपाल के अंतर्गत किया गया है। और यह मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे आपको एमबीबीएस में हिंदी पाठ्यक्रम में एमबीबीएस करने का मौका मिलेगा। और इसमें क्या किया गया है, इन्होंने विमोचन किया है प्रथम वर्ष के इसके एमबीबीएस के प्रथम वर्ष की 3 पुस्तकों का इसके अंतर्गत अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। पीएम किसान सम्मान का नाम यहाँ पे आया है तो आप समझ सकते हैं इसका उद्घाटन भी किसने किया होगा। तो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया है? श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? तो ये कहाँ करते हैं? ये करते हैं गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर क्या करते हैं? तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इसके अंतर्गत क्या होगा कि डिजिटलाइजेशन करने का यहाँ पे काम किया गया है। इसके अंतर्गत समथिंग 20,000 टीचर ने भाग लिया था। कितने? 20,000 टीचर ने इसके अंतर्गत भाग लिया था। और इसमें क्या था, 5G की इंटरनेट सेवाओं को क्या करना है और बेहतर तरीके से सुचारू ढंग से चलाना है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि शिक्षा की नई नई प्रणालियों को अपनाने या नई तरीके से शिक्षा को बेहतर और उच्च स्तर तक ले जाने का कार्य किसके अंतर्गत होगा? तो प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का अनावरण किया है इसी के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला वर्चुअल स्कूल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? वर्चुअल क्या होता है? आपने काफी जगह नाम सुना होगा कि पीएम मोदी के द्वारा वर्चुअल उद्घाटन अनावरण किया गया है, स्थापना करी गई है। तो वर्चुअल का सीधा सा अर्थ है वीडियो कॉलिंग आप कह सकते हैं, इंटरनेट कह सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख सकते हैं, ये भी वर्चुअल टाइप ही आप इसको बोल सकते हो। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल किस राज्य में खुला है, या आपको केंद्र शासित प्रदेश भी यहाँ दे सकते हैं। तो कौन आ जाएगा? दिल्ली के अंतर्गत। कौन सा स्कूल है ये? तो मॉडल स्कूल है। कौन सा है? मॉडल स्कूल के अंतर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि अब आपको बैग, पुस्तक, सारी चीजें लेके जाना नहीं होगा स्कूल के अंतर्गत, यानी कि डिजिटलाइजेशन हो चुका है। इसके अंतर्गत क्या होगा, आप अब लैपटॉप से पढ़ाई करोगे। यानी कि इस स्कूल का मिशन क्या है कि लैपटॉप से पढ़ाई करो। और बहुत सारे बच्चे जो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते, स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो वो घर पे बैठ के ही क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस देख सकते हैं। अगर लाइव क्लासेस देखने का उनको मौका नहीं मिला तो वीडियो रिकॉर्डिंग या रिकॉर्डेड क्लासेस भी वो देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा और किसके द्वारा किया गया है? इनके मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली के? अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू किया गया है। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेगा चक्र संस्थान से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन मेगा चक्र किस संस्थान से जुड़ा हुआ है? तो ऑपरेशन मेगा चक्र जुड़ा हुआ है। अब ये क्या है ऑपरेशन मेगा चक्र? तो इसके अंतर्गत क्या आ जाता है? सियाचिन ग्लेशियर इसके अंतर्गत आता है। क्या आता है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर इसके अंतर्गत आ जाता है। तो सियाचिन ग्लेशियर के अंतर्गत क्या होता है कि जो युद्ध होता है भारतीय सेनाओं के द्वारा, यानी कि एसएसबी के द्वारा, किसके द्वारा? सेना सशस्त्र बल के द्वारा जो एक ऑपरेशन चलाया जाता है उसको नाम क्या दिया गया है? ऑपरेशन मेगा चक्र इसको नाम दिया गया है। तो कौन चलाता है? केंद्रीय निवेश ब्यूरो। कौन चलाता है? केंद्रीय निवेश ब्यूरो। ये इस संस्थान से जुड़ा हुआ है, केंद्रीय निवेश ब्यूरो। अब क्या होता है, ऑपरेशन मेगा चक्र जो है एसएसबी के द्वारा चलाया जाता है। उसमें क्या होता है, जो सियाचिन ग्लेशियर, आपने सुना होगा कि सियाचिन ग्लेशियर में युद्ध होता है, वो कब हुआ है युद्ध इसमें, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो इसके अंतर्गत क्या है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है? युद्ध क्षेत्र आप बोल सकते हो सियाचिन ग्लेशियर को। तो इनके द्वारा चलाया गया ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया है? ऑपरेशन मेगा चक्र। किस संस्थान से जुड़ा हुआ है? तो केंद्रीय निवेश ब्यूरो के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। मंत्रालय में से किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान योजना को शुरू किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय के द्वारा क्या किया गया है? मंत्रालयों में से किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान योजना को शुरू किया गया है? सो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय उड़ान योजना। अब आपसे मैं पूछूं कि किसके द्वारा किया गया है? विमानन के द्वारा। विमानन नगर विमानन उड़ान मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो नगर विमानन उड़ान मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उड़ान विमान मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो इसके मंत्री आ जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहाँ से हैं ये मध्य प्रदेश से आते हैं और सभी को पता है पिछली वाली खिड़की से आते हैं। इनको कौन सा मंत्री बना दिया गया है? तो नगर विमान उड़ान मंत्रालय इनके पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर शेयर करें। किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्रियान्वित किया जा रहा है? मंत्रालय आपसे पूछा गया है। अगर यहाँ पे ग्राम का नाम आता है तो आपको याद रखना है पंचायती राज की यहाँ बात हो रही है। किसकी? पंचायती राज की यहाँ बात हो रही है। तो किस मंत्रालय के द्वारा? तो पंचायती राज, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने 100 शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करी है। तो कौन करता है? राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें किया जाता है। तो ग्रामीण रोजगार गारंटी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। उसके अंतर्गत भी क्या होता है? 100 दिनों का रोजगार ग्रामों के अंतर्गत उनको उपलब्ध कराया जाता है। और यहाँ पे क्या है? 100 शहरी और 100 दिवसीय रोजगार। राज्य सरकार कौन सी है? राजस्थान सरकार के द्वारा ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पूर्वोत्तर राज्य को 119 वर्ष से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद में अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं पहला रेलवे स्टेशन कब मिला था? तो पहला मिलता है इनको 1903 में। कब मिलता है? 1903 के अंतर्गत इनको पहला रेलवे स्टेशन मिलता है दीपापुर के अंदर। कहाँ पे? दीपापुर के अंतर्गत। कहाँ पे मिलता है? दीपापुर। कहाँ? कौन सा राज्य आपसे पूछा गया है? तो यह है नागालैंड के अंतर्गत। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इनको क्या किया गया है? ये पूर्वोत्तर राज्य है नागालैंड, राज्य को 119 वर्ष से अधिक वर्षों के बाद में क्या किया गया है? अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। और इसको हरी झंडी दिखाने का कार्य किसने किया है? तो मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के द्वारा क्या किया गया है? इसको हरी झंडी दिखाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग देने का दर्जा दिया है। एक बार टैग दे दिए जाने के बाद में कितनी अवधि के लिए यह वैध होता है या वैलिड होता है। यानी कि आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया है, बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दे दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि जीआई टैग देने के बाद में वह कितने वर्षों तक वैलिड रहता है, तो वो रहता है 10 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक ये क्या रहता है, वैलिड रहता है। भारत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में पहली बार किसे जीआई टैग दिया गया, तो प्रथम बार जीआई टैग किसे दिया गया था, 2004 से 5 के अंतर्गत दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। किसको, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था प्रथम बार भारत में जीआई टैग। और ये वाला क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ चुका होगा। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें जीआई टैग, ब्रांड एम्बेसडर, मंत्री परिषद उनसे संबंधित क्वेश्चन नहीं आते हो। तो जीआई टैग से संबंधित सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इस राज्य सरकार द्वारा वंचित बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्या रथ स्कूल ऑन हिल्स परियोजना के द्वारा जोड़ा जाएगा। कौन सी राज्य सरकार के द्वारा इसमें जोड़ा जाएगा, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा असम सरकार। कौन आएगा, असम सरकार। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हिमंत बिस्वा शर्मा। कौन है, हिमंत बिस्वा शर्मा। अब इनके द्वारा क्या किया गया है, आजादी के अमृत महोत्सव यानी कि 75 वर्ष पूरा होने पर क्या किया जाता है कि बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्या रथ स्कूल ऑन हिल्स परियोजना का शुभारंभ होता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, जो बच्चे विकलांग हैं, इसके अलावा जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके लिए यह महत्वपूर्ण योजना है ताकि वो अच्छे से अपनी प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को प्राप्त कर सके। इसी के लिए असम सरकार के द्वारा यानी कि हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पे ये योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे अच्छे से। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर। क्या नाम रख दिया गया है इसका नया, तो नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अब नया नाम क्या हो गया है, इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर इसका नया नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में कौन सा राज्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ई 2020 को प्री प्राइमरी स्तर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। पहला राज्य कौन सा बन जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा उत्तराखंड। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तीर्थ सिंह है या पुष्कर धामी है, दोनों में से कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। रेप योजना किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है, रेप योजना तो MSME से जुड़ी हुई है, थर्ड से। किससे, थर्ड से। MSME इसका अर्थ क्या होता है, लघु सूक्ष्म और ये इस मंत्रालय के द्वारा जुड़ी हुई है, लघु सूक्ष्म मंत्रालय। रेप योजना के अंतर्गत क्या आ जाएगा, ये तो मंत्रालय का नाम हुआ। अब रेप योजना के अंतर्गत कार्य क्या आता है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो रेप से पीड़ित होते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से मेल फीमेल कोई भी हो, अगर वो रेप से पीड़ित हैं तो उनके लिए उचित रोजगार का उपलब्ध कराना, साथ ही अगर वो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं तो उनके लिए उच्च स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था करना या उनको रोजगार देना या उनके लिए अच्छे कार्य करने से संबंधित इस योजना के अंतर्गत इस मंत्रालय के द्वारा ये विकास किया गया है। तो रेप योजना के किससे जुड़ी हुई है, MSME मंत्रालय के द्वारा जुड़ी हुई है और इसके अंतर्गत क्या होगा, बेहतर रोजगार या लाभान्वित कार्य को करने के लिए ये सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, सरकार ने CFEF असम राइफल में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर दी है। अगर आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी न्यूज है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होगा, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से हो, OBC, ST, SC, EWS, जनरल, कोई भी अदर आप कैटेगरी से हो, तो इसके अंतर्गत क्या होगा,
CAPF असम राइफल और अग्निवीर में जाने के लिए आपको आरक्षण मिलेगा 10%, यानी कि 10% की आपको इसमें छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है FSSAIR द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों में सबसे ऊपर यानी कि शीर्ष स्थान पर रहता है? पहला स्थान किसका आता है? तमिलनाडु का। किसका आता है? तमिलनाडु का। दूसरा स्थान किसका आता है? गुजरात का। किसका आता है? गुजरात का। और अगर मैं आपसे पूछूं 12वां स्थान किसका आता है, वो कौन सा राज्य है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राज्य द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू डीयू को राज्य तितली बनाया गया है। ब्लू डीयू इसका नाम रखा गया है, इसको क्या कर दिया गया है? राजकीय तितली बना दिया गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य की राजकीय तितली होगी। तो इसका कलर क्या है? ग्रे है, ब्लैक है एंड व्हाइट है। इस तितली का कलर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका कलर ये है। बहुत ही प्यारी तितली है। कौन सी सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो सिक्किम सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? सिक्किम सरकार के द्वारा क्या किया गया है? ब्लू डीयू नामक राज्य की यह तितली बना दी गई है सिक्किम के लिए। नेक्स्ट है किस राज्य को भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के रूप में जाना जाता है? और ये वाला क्वेश्चन जरूर आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत स्वर्ण भंडार का नाम आते से ही आप या तो कर्नाटक पकड़ोगे या फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मतलब इधर उत्तरी राज्य को कोई नहीं पूछेगा, दक्षिणी राज्य की साइड ही आप चले जाओगे और आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आभूषण पहनने के मामले में आपसे पूछा जाए तो आप दक्षिण भारत लगाओगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर दक्षिणी राज्य जितने भी हैं वो गहने पहनने के नाम में नंबर 1 आप बोल सकते हो, यानी कि स्वर्ण के लिए सबसे अधिक खरीदारी भी वही लोग करते हैं। और आपसे यहाँ ये पूछा गया है कि किस राज्य को भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के रूप में जाना जाता है? तो स्वर्ण भंडार के रूप में कौन है? बिहार है। कौन है? बिहार को जाना जाता है स्वर्ण भंडार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राज्य सरकार द्वारा चारा की खेती करने के लिए किसानों के लिए चारा बीज ई योजना की शुरुआत कर दी गई है। मतलब अब चारा उगाने के लिए भी सरकार के द्वारा क्या होगा? चारा बीज ई योजना की शुरुआत हुई है, जिसके अंतर्गत क्या होगा? चारे के लिए आपको बीज उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। कौन सी सरकार के लिए है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। जिन लोगों की खेती है उनको अच्छे से पता होगा कि चारे को उगाया नहीं जाता है, ऑटोमेटिक उग जाता है। क्योंकि अगर आपके पास में खेती है तो आपको अच्छे से पता है कि धान बोया जाता है और चारे को उगाने की जरूरत नहीं होती है। पर इस सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है? चारा बीज ई योजना की शुरुआत करवा दी गई है चारा खेती के लिए। और खेती के लिए खेल कूद में हर प्रकार से अगर देखा जाए तो हरियाणा कभी पीछे नहीं रहता है। पशुपालन में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पशुपालन में अग्रणीय राज्य कौन सा है, तो भी आप हरियाणा ही लगा के आएंगे। नेक्स्ट है राज्य सरकार के द्वारा रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। कौन सा है ये वन्य जीव अभ्यारण्य? रामगढ़ विषधारी। कहाँ पे है? राजस्थान के अंतर्गत है। अब आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं, तो कितने आ जाएंगे? 54, यानी कि 52 बाघ अभ्यारण्य है टोटल। अगर सर्वप्रथम मैं आपसे पूछूं कि पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो आ जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंतर्गत आ जाता है। और अगर आपसे मैं पूछूं 54 नंबर का आखिरी वाला अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सा आ जाएगा? रानी वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाएगा। तो ये आ जाएगा रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आ जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा।
तो ये रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, बाघ वन्य जीव अभ्यारण्यों में से एक है और ये कहाँ पे है, राजस्थान के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। अमृत सरोवर क्या है, तो अमृत सरोवर के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। जैसे आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है, उसी प्रकार क्या है, अमृत सरोवर योजना चलाई जा रही है। सरोवर से आप भली भांति परिचित होंगे, सरोवर यानी कि पानी का सरोवर। आपने राजस्थानी गाने अगर सुने होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, तो आप लॉजिकली इसको कर सकते हो। 8,462 कितने तालाब या जल संरक्षण के लिए बनाया गया है, इसमें सर्वप्रथम कौन आता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य क्या है, इसमें सर्वप्रथम नंबर पे आ जाता है, जिसमें क्या है, पानी को बचाने के लिए या पानी का संरक्षण करने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया गया है, अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत सरोवर बनाए गए हैं, जिसमें क्या होगा कि प्रत्येक जिले में कम से कम 175 सरोवर बनाए जाएंगे, 175 सरोवर बनाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत अभी प्रथम स्थान पे या शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य चल रहा है, तो वो आ जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, इजराइल और कौन से देश के द्वारा भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से के नियंत्रण पर दशकों पुराने विवाद को हल करने के लिए समझौता कराने के लिए तैयार हुए हैं। अगर इजराइल के साथ में कौन सा देश आता है, लेबनान। कौन सा आता है, लेबनान। तो अब इसके अंतर्गत क्या है, इनके दशकों पुराना जो विवाद था भूमध्य सागर से रिलेटेड, तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि समुद्री मार्ग से जो व्यापार होता है उसमें इनकी सीमा को लेके इनकी लड़ाइयाँ थी, जो कि अब इसका विवाद निपटाने के लिए ये समझौता करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन सा देश है, इजराइल और लेबनान दोनों ही शामिल होते हैं, क्योंकि इन दोनों का ही विवाद है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संसद ने एक नए नियम को मंजूरी दे दी है, जो यूरोपीय संघ में किसी वर्ष तक मोबाइल फोन, टैबलेट और कैमरे इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पोर्ट को पेश करेगा। यानी कि आज से इसमें सन पूछा गया है कि कौन से वर्ष में लागू हो जाएगा, तो 2024 के अंतर्गत। कब, 2024, अभी 23 चल रहा है, 24 के अंतर्गत क्या होगा, एक ही डिवाइस बना दी जाएगी। जैसे कि आपको किसी भी तरीके का चार्जर खरीदने की जरूरत नहीं होगी, एक प्लेट जैसा पॉइंट या पोर्टेबल बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत क्या होगा, अगर आपको फ़ोन चार्ज करना है तो फ़ोन को उस पर रखोगे, चार्ज हो जाएगा। टैबलेट चार्ज करना है तो सिर्फ रखना पड़ेगा, चार्ज हो जाएगा। कैमरा या इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस आ जाएगी, सारी की सारी एक ही पोर्टेबल चार्जिंग से क्या हो जाएगा, कनेक्ट होके चार्ज हो जाएगा। यानी कि आपको जगह जगह जो भी 5-10 क्या बोलते हैं उनको, की या पिन लेके घूमना पड़ता है, वो सारी चीजें अब खत्म हो जाएगी। तो इनके द्वारा 2024 तक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, चीनी वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्किटेक्ट भेड़िए का नाम क्या रखा गया है, तो रखा गया है माया। क्या नाम रखा गया है, माया इसका नाम रखा गया है क्या ये पहले क्लोन जंगली आर्किटेक्ट भेड़िया, यानी कि इनकी क्या है, अब प्रजाति लुप्त होती जा रही है, उसी को देखते हुए इन्होंने क्या किया है, चीनी वैज्ञानिकों ने आर्किटेक्ट भेड़िया बना दिया है। चाइना वाले कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने दिन रात कार्य करने के लिए क्या बनाया है, कृत्रिम सूरज भी इन्होंने बना लिया है, तो भेड़िया बनाना इनके लिए कौन सा मुश्किल है। अब इसका नाम आपसे पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, माया। और अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे कौन से देश ने बनाए हैं, तो चाइना ने बनाए हैं, ये आप अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहले त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री की बैठक किस देश के द्वारा आयोजित की गई है। कौन सा देश करता है, 2022 में हो चुकी है, भारत के द्वारा की गई है। किसके द्वारा, भारत के द्वारा यह बैठक कर दी गई है। भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात तीनों देश होते हैं इसके अंतर्गत। बीच में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बैठक की अध्यक्षता किसने करी है, इसके अंतर्गत शामिल कौन था, तो भारत के विदेश मंत्री इसके अंतर्गत शामिल थे। कौन, सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर जी थे इसके अंतर्गत मीटिंग की अध्यक्षता, या भारत की साइड से कौन बैठे थे, सुब्रमण्यम जयशंकर। पहले क्या थे ये, तो विदेश सचिव ये रह चुके हैं, अभी क्या है, विदेश मंत्री हैं ये। कौन सा देश यूरोपीय संघ में सबसे तेजी से आयु बढ़ाने वाले देशों की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे आ गया है। तेजी से आयु बढ़ाने का अर्थ यह होता है यहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति अपनी लंबी आयु जीते हैं, यानी कि अभी आपको पता है भारत में धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, दशकीय उम्र कम होती जा रही है, यानी कि
पहले जब भारत के लोग 100 से 150 वर्ष जिया करते थे, अब आपको पता ही है कितना वर्ष जीते हैं। तो इसमें अगर नंबर 1 देश आपसे पूछा जाए तो वो आ जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल, इसमें बुजुर्गों की भी संख्या ज़्यादा है और इनकी जो उम्र है, उम्र दराज भी इनकी ज़्यादा है। तो यूरोपीय संघ, यूरोपीय देश आपसे पूछा जाए तो पुर्तगाल, और आपको अच्छे से पता है सर्वप्रथम यूरोपीय भारत में कौन आया था, पुर्तगाल से आता है। वास्को डी गामा आता है, भारत की खोज करता है। खोज किया, भारत तो ऑलरेडी था, उसको सिर्फ मैप में चढ़ाने का कार्य वो करते हैं, और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ चुके हो। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जून 2022 में द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 इंडेक्स जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर आपसे पूछा गया है। दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? अगर आपको नया घर बनाना है या बसना है तो आप कहाँ चले जाइए? वियना के अंदर। कहाँ पे? वियना, क्योंकि दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? वियना ही आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का कौन सा जो शहर है जो रहने योग्य है, तो सर्वप्रथम बात किसकी आ जाएगी? चेन्नई की। कौन सा शहर है जो रहने योग्य है? यह भारत की रिपोर्टिंग के अंतर्गत है। और रहने के योग्य में 128 नंबर का शहर कौन सा आ जाता है? नई दिल्ली आ जाता है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। ये भारत की राजधानी है इसी वजह से। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो रहने योग्य बिल्कुल भी नहीं है, तो वो कौन सा आ जाएगा? बेंगलुरु। कौन सा आता है? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु की अंतर्गत रहने योग्य शहर बिल्कुल भी नहीं है बेंगलुरु। बेंगलुरु वाले बुरा मत मानना, पर ये रिपोर्ट जारी हुई है उसी के अंतर्गत मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है, किस देश ने उभरते देशों के समूह ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है? किसके द्वारा आवेदन किया गया है? तो ये आवेदन करता है ईरान। कौन करता है? ईरान। ईरान करता है। ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं वो अपन देख लेते हैं। ब्रिक्स, BRICS। ब्रिक्स के अंतर्गत बी से क्या आ जाएगा? ब्राजील। आर से आ जाएगा रशिया यानी रूस। आई से आ जाएगा इंडिया। सी से आ जाएगा चाइना, चीन। और एस से आ जाएगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया। तो ये क्या है? ब्रिक्स सदस्य देश है, और ईरान ने अब क्या किया है? आवेदन किया है कि हम भी ब्रिक्स के सदस्य बनने चाहते हैं या फिर सदस्यता लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है, देश ने टेक्सास स्कूल की शूटिंग के बाद में हेड गन की बिक्री पर प्रतिबंधित लगा दिया है। आपने न्यूज में देखा होगा, टेक्सास नाम का एक स्कूल है कनाडा के अंतर्गत। कहाँ पे है? कनाडा के अंतर्गत। उसके अंतर्गत क्या होता है कि जब फायरिंग हो जाती है शूटिंग हेड गन से, तो क्या होता है? 14 विद्यार्थी यानी कि 14 स्टूडेंट की वहाँ पे मौत हो जाती है, प्लस एक क्या है? टीचर भी वहाँ पे एक्सपायर हो जाते हैं। तो उन्हीं की वजह से क्या होता है कि ये जो टेक्सास स्कूल जो है उसमें शूटिंग हो जाने के बाद में हेड गन की बिक्री पर बिल्कुल ही कनाडा सरकार ने क्या किया है? बिल्कुल रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट है, टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस की संस्थान के प्रमुख रूप से फिर से चुने गए हैं। कौन सी संस्थान के प्रमुख चुने गए हैं ये? तो WHO के चुने गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब होती है WHO की? तो 1948 में इसकी स्थापना होती है। क्लियर? नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 किस स्थान पर होगी? विश्व आर्थिक मंच की बैठक पूछी गई है, और वो कहाँ पे होगी? तो वो होगी दावोसा में। कहाँ पे होगी? दावोसा के अंतर्गत इसकी मीटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है, कैटलीन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है? तो कौन सी देश की महिला राष्ट्रपति बनी है? कैटलीन नोवाक। अब कैटलीन नोवाक से आप याद रखोगे हंगरी। कौन सा देश है? हंगरी। और वहां की महिला राष्ट्रपति बन चुकी है कैटलीन नोवाक। नेक्स्ट है, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? पहला एशियाई देश आपसे पूछा गया है, तो ये आ जाएगा दक्षिण कोरिया। कौन सा आ जाएगा? दक्षिण कोरिया।
और ये ब्रिक्स का देश नहीं है, ब्रिक्स का देश साउथ कोरिया है, दक्षिण कोरिया अलग है। तो नाटो के साइबर रक्षा समूह के शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन चुका है दक्षिण कोरिया। इसके अंतर्गत नाटो साइबर रक्षा समूह में कितने देश शामिल हैं? तो 32 देश इसके अंतर्गत शामिल हैं, 32 देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मिस्टिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करी है? मिस्टिक शिखर सम्मेलन 2022 की सम्मेलन की मेजबानी करी है। मिस्टिक से आप अच्छे से याद रखोगे कि श्रीलंका ने भारत के साथ में शत्रुता नहीं कह सकते, पर उनके साथ मित्रता तोड़ के मिस्टेक कर दी है। तो मिस्टेक किस देश ने कर दी है भारत के साथ में? क्या बोलते हैं, अलगाववाद लेके। तो श्रीलंका के द्वारा किया गया है, श्रीलंका के द्वारा। ये सिर्फ आपको याद रखवाने के लिए ही मैं बता रही हूँ, इसको अन्यथा ना ले। तो किसी देश ने मिस्टिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करी है, तो मिस्टेक किसने करी है? श्रीलंका ने करी है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट अबेला को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुन लिया गया है, यानी कि फिर से ये बन चुके हैं रॉबर्ट अबेला। रॉबर्ट से याद रखोगे माल्टा, क्योंकि ट इसके अंतर्गत भी आता है और इसके अंतर्गत, तो माल्टा आप अच्छे से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, भारत के साथ ब्लू इकोनॉमिक ओशन गवर्नेंस पर रोड मैप का मतलब सहमत करने के लिए रेडी हो चुका है। तो भारत के साथ में ब्लू इकोनॉमिक कौन करेगा? फ्रांस करेगा। फ्रांस के द्वारा क्या किया गया है? ब्लू इकोनॉमिक ओशन। आपने गाना सुना होगा ना, आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में। तो ओशन का अर्थ आप यहाँ पे क्या निकालोगे? समुद्र। ब्लू इकोनॉमिक ओशन यानी कि ब्लू समुद्र। तो समुद्र के अंतर्गत क्या होगा कि इन्होंने रोड मैप का सहमत हुआ, यानी कि समुद्री व्यापार की जो भागीदारी थी, इसके लिए ये भारत के साथ में फ्रांस सहमत होता है। इसमें अत्यधिक किस पे जोर दिया जाएगा? ब्लू या नीली आप याद रख सकते हैं, नीली क्रांति से संबंधित। तो क्या आ जाएगा? मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन पे या मत्स्य के ऊपर इन्होंने क्या किया है? सबसे अधिक जोर दिया है इस व्यापार के अंतर्गत। तो भारत और फ्रांस दोनों ने समुद्री व्यापार के लिए इसमें समझौता किया है। नेक्स्ट है, फ्रांस ने 9 वर्षों बाद माली से अपनी सेना वापस लेने और अपने सैन्य अड्डे को किस देश में स्थानांतरित करने का जो है फैसला लिया है? तो कौन से देश में जाएगा अब ये? तो नाइजर चला जाएगा। कहाँ पे? नाइजर देश के अंतर्गत चला जाएगा। तो फ्रांस ने क्या किया है? 9 वर्ष के बाद में अपनी सेना हटाई है माली देश से। क्यों हटाई है? इन्होंने कोई आक्रमण नहीं कर रखा था या सीमा के ऊपर कोई घेराव नहीं डाला था, इनसे इन्होंने मदद मांगी थी, तभी ये माली देश जाते हैं। और माली देश के अंतर्गत क्या होता है? जो जिहादी होते हैं, जिहादियों के विरुद्ध लड़ने के लिए फ्रांसीसी सैनिक जो होते हैं इनकी मदद करते हैं। पर अब 9 वर्षों के बाद इनको लगने लगा है कि इनको हमारी थोड़ी कम सहायता की जरूरत है, या वहाँ की विपत्ति जो स्थिति जो थी वो टल चुकी है या थोड़ी कम हो चुकी है। उसी की वजह से अब फ्रांस सरकार ने क्या किया है? वहां से अपनी सेना को स्थानांतरित कर दिया है नाइजर के अंतर्गत। नेक्स्ट है, पाल हेनरी सेंडा ओगा दामिबा किस देश का राष्ट्रपति घोषित किया गया है? किस देश का ये राष्ट्रपति बनता है? तो बुर्किनो फासो। कहाँ के? बुर्किनो फासो। बुर्किनो फासो के क्या होते हैं? ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला प्रथम राज्य की श्रेणी पर रहा है? प्रथम राज्य की श्रेणी पे आने का कार्य कौन करता है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया है? सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया गया है और सबसे अधिक शीर्ष स्थान पे यही है। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है? यहाँ पे बहुत सारे आवास बना दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश से वीडियो कौन कौन देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि मुझसे अधिकतर बच्चे उत्तर प्रदेश के ही जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने सतत विकास रिपोर्ट 2022 के लिए वित्त पोषण जारी किया है? किस संस्थान ने जारी किया है विकास रिपोर्ट? तो ये जारी किया है, किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या किया गया है? जारी किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सी भुगतान कंपनी दुनिया के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड से जुड़ी हुई है? तो कौन आ जाएगा? मास्टर कार्ड। कौन आता है? मास्टर कार्ड इससे जुड़ा हुआ है। मास्टर कार्ड इससे
जुड़ा हुआ है भुगतान कंपनी में। दुनिया के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड कौन सा कार्ड है? क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड, तो मास्टर कार्ड इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्सो कार्ड के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो नेक्सो ही कार्ड आ जाएगा जो स्मार्ट कार्ड के अंतर्गत आता है। रिजर्व बैंक द्वारा रुपये के व्यापार के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? अगर आरबीआई की बात होती है तो सीधे ही नेक्स्ट आप कौन से बैंक का नाम ले लेते हो? एसबीआई का। और यहाँ पे एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको देखते से ही आप क्लिक उसको कर दोगे और फिर क्या होगा, माइनस मार्किंग में आप चले जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है। कौन सा बैंक बनता है? तो यहाँ पे कौन सा बैंक आ जाएगा? यूको बैंक आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? यूको बैंक आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, वर्ष 2022 की फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? यानी कि फोर्ब्स के द्वारा जो लिस्ट जारी होती है उसके अंतर्गत विश्व के सभी अरबपतियों में से चुना जाता है। और कितने अरबपति भारत से शामिल हुए हैं? तो 24 अरबपति। कितने? 24 अरबपति भारत से शामिल होते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे अधिक अरबपतियों की लिस्ट में भारत का स्थान कौन सा आ जाएगा? तो तीसरे स्थान पे भारत आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, किस कंपनी ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी का अधिग्रहण करके बुनियादी ढांचे और सामग्री क्षेत्र में भारत का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण किया है? तो इसके अंतर्गत कौन आ जाएगा? अंबुजा सीमेंट का नाम आते से ही आप कौन सा लगाओगे यहाँ पे? अडानी समूह। अडानी समूह। अडानी समूह के द्वारा क्या किया गया है? तो कंपनी कौन सी है? अंबुजा सीमेंट, जिसको भारत का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण माना गया है बुनियादी ढांचे के तौर पे। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप करने के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा क्या की है? शुरू की है। तो कहां पे करी है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु के अंतर्गत की गई है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, किस बैंक ने उत्सव जमा योजना नामक के एक अद्वितीय सऊदी जमा कार्यक्रम का शुरुआत करा है? तो कौन है? एसबीआई बैंक। एसबीआई के बैंक के द्वारा क्या किया गया है? उत्सव जमा योजना नामक एक अद्वितीय सऊदी जमा कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है एसबीआई के द्वारा। रतन टाटा ने एक साहचर्य स्टार्टअप लॉन्च किया है जो वरिष्ठ नागरिकों के दोस्त बनने में मदद करता है। इसे क्या कहा गया है? इसके ऐप का नाम क्या है? अच्छा साथी। क्या नाम है इसका? अच्छा साथी। और इसकी थीम क्या दिया है? तुम क्या जानो अकेलापन क्या होता है? किसने कहा है? रतन टाटा जी ने कहा है तुम क्या जानो अकेलापन क्या होता है। तो वरिष्ठ नागरिक जो बुजुर्ग होते हैं उन्हीं के लिए स्टार्टअप किया गया है, जिसके अंतर्गत क्या होगा? अच्छा साथी, जिसके अंतर्गत आप अच्छे से बात कर पाएंगे, अपने टाइम को स्पेंड कर पाएंगे। कौन सा देश जुलाई 2022 में अपनी वर्तमान मुद्रा की जगह वर्ष 2023 में यूरो मुद्रा को अपनाने वाला यूरोजन का 20वां देश बना है? कौन सा है? क्रोएशिया। क्रोएशिया बन गया है। कौन बनता है? क्रोएशिया बन जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? क्रोएशिया बन जाता है। और इसके अंतर्गत देश कितने हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यूरो देश कितने हैं। नेक्स्ट है, रिक्तिस्थान की संस्था ने भुगतान विजय 2025 नामक एक रिपोर्ट जारी करी है। किसके द्वारा किया जाता है? भुगतान विजय। तो ये विजन, भुगतान विजन किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अब मैं बात करूं आरबीआई की स्थापना की, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट है, आरबीआई ने लेन देन के लिए ई जनादेश की अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरक AAFA सीमा को 5000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? यानी कि पहले कितना मिलता था आरबीआई लेन देन के अंतर्गत, तो 5000 से लेके अब कितना कर दिया है? 15000 इन्होंने कर दिया है। नेक्स्ट है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या होगी? जीडीपी रैंकिंग आपसे पूछी गई है, तो 7.2% क्या होगी? रिपोर्ट या रैंकिंग होगी। नेक्स्ट है सॉरी, कौन सा देश भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला देश का
कौन सा देश भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन जाएगा, यानी कि यूपीआई आईडी आपकी वहां पे भी चलेगी, बार कोड स्कैनर, कहां पे, तो नेपाल के अंतर्गत। अगर आप भी नेपाल घूमने जा रहे हैं तो करेंसी को लेके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपना लिया है नेपाल के द्वारा, यानी भारत की यूपीआई प्रणाली वहां पर भी चलेगी। और एकमात्र देश आप बोल सकते हो जहां पे जाने के लिए आपको वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, आपकी सिर्फ बॉर्डर चेकिंग होती है और 1-2 आईडी आपको लेके जाना होता है, फिर चेक करके फिर आप आसानी से कहाँ जा सकते हो, नेपाल के अंतर्गत घूम के आ सकते हो। तो किस किस का सपना है नेपाल जाने का और नेपाल के पशुपतिनाथ का दर्शन करने का, तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है मेटावर्स। क्या है? मेटावर्स। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? पहला बैंक आपसे पूछा गया है मेटावर्स में प्रवेश करने वाला, तो ये दुनिया का पूछा गया है, तो दुनिया का कौन सा बन जाता है? जेपी मॉर्गन। कौन सा बनता है? जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन बैंक बन जाता है। तो ये विश्व के अंतर्गत शामिल है, भारत का बैंक नहीं। इस राज्य वन्य जीव बोर्ड में दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक भागों के लिए एक नया रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है। कौन से राज्य के द्वारा? तो मध्य प्रदेश के द्वारा दी है, मध्य प्रदेश के द्वारा। रानी दुर्गावती कहाँ की थी? तो ये मध्य प्रदेश की रानी थी, मंडला की। और इसके अंतर्गत क्या आता है, रानी दुर्गावती कौन से शासक थी, मतलब कहाँ से बिलोंग करती थी? तो गौड़ वंश की। कहाँ की थी? गौड़ वंश की, गोंडवाना शासक आप बोल सकते हो, गोंडवाना शासक थी रानी दुर्गावती। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े संपीड़न बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन यहाँ पे किया है? यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। पहला, अगर आपसे मंत्री पूछ लिया जाए केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी है। और बायोगैस संपीड़न कहाँ पर उद्घाटन किया है इन्होंने, तो ये करते हैं पंजाब के अंतर्गत। कहाँ पे करते हैं? पंजाब के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है, देश ने आईजी ऑन द सोलर सिस्टम नामक एक उपकरण लॉन्च किया है, तो कौन करता है? अमेरिका करता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा, जो बाइडेन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का कौन सा संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न होता है? कौन सा युद्ध है? भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका नाम क्या है? वज्र प्रहार। ये संस्करण आपसे पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत होता है और 13वां संस्करण हो जाता है। नेक्स्ट है, किस संगठन द्वारा 1 जुलाई 2022 को वैमानिक परीक्षण रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक से ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी मास्टर का कार्ड का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है? तो कौन करता है? डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछूं कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और इसके महानिदेशक कौन है? तो हरिबाबू श्रीवास्तव। कौन है? हरिबाबू श्रीवास्तव क्या है? तो इसके महानिदेशक हैं डीआरडीओ के। PSLV C-53 मिशन ने इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? यानी कि इसरो के द्वारा क्या किया गया है? 3 उपग्रह और का प्रक्षेपण किया है। कौन से देश का है? तो सिंगापुर का। कहाँ का है? सिंगापुर का। सिंगापुर का है। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा किस वर्ष तक शुक्र ग्रह के लिए डिवाइन सी मिशन नामक एक मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो कब तक करेगा ये? 2029 तक कर देगा। नेक्स्ट है, परम अनंत सुपर कंप्यूटर ने किस आईआईटी में कमीशन किया है? परम सुपर कंप्यूटर, तो ये कहाँ का है? ये है आईआईटी गांधीनगर। कहाँ का है? आईआईटी गांधीनगर, जो कि कहाँ पे है? गुजरात के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्टर 15B के तहत स्टील्थ विध्वंस में चौथे और अंतिम का नाम बताइए जिसमें मझगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई में शामिल किया गया है। तो मुंबई के अंतर्गत शामिल किया गया है, इसको किया गया है सूरत को, INS सूरत।
INS सूरत को। तो अगर चौथा स्थान पूछे तो भी INS सूरत है और अंतिम भी यही है, क्योंकि 4 ही इसके अंतर्गत शामिल है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण की सूची में आयोजित किया गया है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण सूची में शामिल किया गया है। तो कहाँ पे होता है ये हो जाता है हिंद महासागर नौसेना का गोवा के अंतर्गत। कहाँ होता है? गोवा के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश की साझेदारी से विकसित किया गया है? कौन सा देश इसमें सहयोग करता है? तो ये करता है इजराइल। कौन सा करता है? इजराइल देश इसकी सहयोगिता करता है या सहायता करता है। संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक अंतः विषय जल प्रबंधक और नीति केंद्र स्थापित करी है। कौन करता है? IIT मद्रास। किसके द्वारा किया जाता है? IIT मद्रास के द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होगा? भारत में पानी की समस्या और भारत में पानी की समस्या को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है अमृत सरोवर, जिसके अंतर्गत पानी को सिंचित करके संरक्षित किया जाएगा, जो मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। इसके अंतर्गत क्या होगा? IIT मद्रास के द्वारा पानी की समस्याओं को हल करने के लिए यह जल प्रबंधन नीति केंद्र के द्वारा स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, भारत की पहली भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 रोकथाम मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के नासिक के अंदर, महाराष्ट्र के नासिक के अंतर्गत होता है। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। जेब की सुरक्षा और मोबाइल की सुरक्षा कहाँ करनी पड़ेगी? महाराष्ट्र के नासिक के अंतर्गत करनी पड़ेगी। और नासिक के अंतर्गत क्या लगता है? जब कुंभ का मेला लगता है तो इन दोनों चीजों की सुरक्षा आपको पहले करनी पड़ेगी। तो ऐसे आप लॉजिकली इसको याद रख सकते हो। कौन सा देश बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये कौन करेगा? भारत। बहुपक्षीय यानी कि इसके अंतर्गत बहुत सारे देश शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्षता या मेजबानी कौन करेगा? भारत, जो कर चुका है। किस देश में सिंड्रोम नामक अपनी नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो इजराइल के द्वारा ही किया गया है। सिंड्रोम इजराइल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, इसरो ने वर्ष 2022 के अपने पहले प्रश्न प्रेषण में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करता है EOS-4 को। किसको करता है? EOS-4 को ये सफलतापूर्वक लॉन्च कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने मुख्यालय MC वायुसेना नगर नागपुर में आयोजित वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23 जीती है? तो कौन जीतता है? पश्चिमी वायु कमान। कौन जीतता है? पश्चिमी वायु कमान के द्वारा जीता जाता है, जिसके अंतर्गत सारी तरफ की क्या होती है? वायुसेना इसमें भाग लेती है। नागपुर में आयोजित किया जाता है और पश्चिमी वायु कमान के द्वारा क्या किया है? इसको जीत लिया जाता है। नेक्स्ट है, 2022 फार्मूला 1 राम को यूनाइटेड स्टेट ग्राफी 2022 किसने जीती है? किसके द्वारा जीता जाता है? तो ये जीत लेता है मैक्स वर्स्टापेन। मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा जीता जाता है। यानी कि अगर आप मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पेन की जरूरत लगेगी। ऐसे आप याद रख सकते हो कि 1 राम यूनाइटेड ग्राफी 2022 किसने जीती है? मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा जीत ली गई है। हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित करने वाला है? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश इसकी मेजबानी करेगा? तो ये करेगा जहां से अपनी राष्ट्रपति जी आती हैं, उड़ीसा। कहां से? उड़ीसा से द्रौपदी मुर्मू जी। तो हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की मेजबानी भारतीय राज्य करने वाला है उड़ीसा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा खिलाड़ी हाल ही में डायमंड लीग चैंपियन बना है? तो कौन बनता है? गोल्ड बॉय या गोल्डन बॉय आप बोल सकते हो, नीरज चोपड़ा। ओलंपिक में क्या किया है इन्होंने? गोल्ड जीता है। एक गोल्ड आया था ओलंपिक में, आप सभी को पता होगा। 2 आए थे सिल्वर, और बाकी कितने हैं?
तो 7 टोटल जीते थे, 3 ये हो गए, 4 बचे हैं। तो 4 कौन से थे? कांस्य पदक थे, जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो नीरज चोपड़ा डायमंड लीग चैंपियन बनने वाला पहला है। नीरज चोपड़ा क्या करते हैं? तो भाला फेंकते हैं। नेक्स्ट है यूएई में एशिया कप 2022 फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हरा दिया है। श्रीलंका का एशिया कप कितनी बार है, यानी कि श्रीलंका ने एशिया कप कितनी बार जीत लिया है? तो ये 6ठी बार ये जीतते हैं। कितनी बार? 6ठी बार ये जीतते हैं। इससे पहले 5 बार जीत चुके हैं और 2022 में पाकिस्तान को हरा के फिर से अपने नाम ये खिताब कर लेते हैं। लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय के रूप में किसने इतिहास रचा? तो ये भी आ जाएंगे नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क के विक्टर एक्सीलेंस ने अपना दूसरा BWS विश्व चैंपियनशिप पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। चैंपियनशिप को किस शहर में आयोजित किया गया है? कौन से शहर में आयोजित होती है? तो डेनमार्क के विक्टर एक्सीलेंस ने जीता है और ये आयोजित होती है टोक्यो में, जहां पे अभी हाल ही में क्या हुए हैं? ओलंपिक हुए हैं। और 2024 के ओलंपिक कहाँ पे होंगे? तो ये होंगे पेरिस, फ्रांस के अंतर्गत। 2021-22 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की वर्ष महिला फुटबॉलर के रूप में चुनी गई है। तो कौन है? मनीषा कल्याण। कौन है? मनीषा कल्याण। तो मनीषा कल्याण जीत गई हैं और क्या बन गई हैं? फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉलर के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट है, इस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जब मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी तभी मैंने आपको बताया था कि यह राज्य जो है खेल में भी पीछे नहीं रहता है। कौन आ जाता है? हरियाणा। चाहे बॉडी बिल्डिंग की बात करवाओ, वेट लिफ्टिंग की बात कराओ, खेलने की, अखाड़े की, खेलकूद, किसी भी तरीके से बात कराओ, हरियाणा कभी भी पीछे नहीं रहता है। किस राज्य की रणजी क्रिकेट टीम अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीतती है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा पहली बार क्या किया जाता है? रणजी ट्रॉफी जीत ली जाती है। नेक्स्ट है, किस भारतीय अंपायर को ICC एंड इंट पैनल में बरकरार रखा गया है? तो नितिन मेनन को। किसको? नितिन मेनन को बरकरार रखा गया है अंपायर के रूप में। नेक्स्ट है, FIH विश्व रैंकिंग 2022 में भारत की पुरुष हॉकी टीम का वर्तमान स्थान कौन सा रहता है? तो वर्तमान स्थान रहता है पुरुष हॉकी टीम का 4th, चौथे स्थान पर आ जाता है। किस राज्य की हॉकी टीम द्वारा साल में हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता गया है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है हरियाणा के द्वारा। हरियाणा के द्वारा जीता गया है। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और एंड्रयू साइमंड्स, इनका नाम है ये एंड्रयू साइमंड्स, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये पूर्व क्रिकेटर, जिनका क्या हुआ है? हाल ही में कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये थे ऑलराउंडर। कौन थे? ऑलराउंडर ये थे। इसके अंतर्गत क्या होता है? ऑलराउंडर क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये अच्छे गेंदबाज होने के साथ साथ अच्छे बल्लेबाज भी थे और क्रिकेट की दुनिया में इनका एक अलग ही नाम था। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स, जिनका हाल ही में कार दुर्घटना में निधन हो चुका है। 4th खेलो इंडिया युवा खेलों का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था धाकड़। धाकड़ इनका शुभंकर था। किस देश अलका राजगार दिया गार्विंग मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता? किस देश के द्वारा जीता गया है? तो ये जीता जाता है अलका राजगार के द्वारा और स्पेन के लिए, स्पेन देश के लिए जीतती हैं अलका राजगार। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 से 26 तक 4 वर्षों के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? जो कि कौन है? असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के क्या है? CM हैं असम के, जिनको क्या चुना गया है? बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में इनको चुन लिया गया है। नेक्स्ट है, गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला 24x7
ऊर्जा संचालित गांव घोषित कर दिया है। तो किसको किया है? मोटेरा सिटी को, मोटेरा। और एक डोलेरा सिटी भी बन रही है जो आपको अच्छे से पता होगा। किस में महामारी व्यवधान और शासन में उड़ीसा के सबक नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो कौन करता है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी करते हैं, नवीन पटनायक। कौन करता है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया है? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। किसके द्वारा मनाया जाता है? इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर शहर के अंतर्गत मनाया जाता है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर का नाम आए तो इंदौर सर्वप्रथम आता है। प्रवासी ऐप यानी कि रोजगार प्रवासी ऐप अगर आपसे पूछा जाए, रोजगार प्रवासी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सोनू सूद के द्वारा क्या किया जाता है? लॉन्च किया जाता है। कब किया जाता है? कोरोना काल के समय में किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे लंबे रबर बांध घयाजी बांध का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया जाता है? अगर घयाजी बांध का नाम आता है तो सीधा सीधा आंसर लगाओगे बिहार। कहाँ के? बिहार के अंतर्गत। अस्थाना देश की नई राजधानी घोषित कर दी गई है। बिहार पुलिस की अभी सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है। अगर आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसमें फॉर्म जरूर भरें। इससे संबंधित मेरा वीडियो आ चुका है। मैं यहाँ पे आपको आइकॉन दे दूंगी जिसपे आप क्लिक करके वो पूरा वीडियो देख सकते हैं कि आपको किसमें कैसे क्या फॉर्म भरना है। और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट जरूर करें। दूसरा है, अस्थाना देश की नई राजधानी घोषित हो गई है। यानी कौन से देश की ये अस्थाना राजधानी बन चुकी है? तो ये बन चुकी है कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान देश की क्या है? अस्थाना राजधानी है। ये डॉक्टर अस्थाना वाला अस्थाना नहीं है, ये अस्थाना राजधानी है कजाकिस्तान की। टाइफून नमवान डोल कारण निकासी की चेतावनी किस देश ने जारी करी है? इसे अटपटे और अतरंगी नाम कौन सा देश रखता है? जापान या फिर चाइना। इन्हीं की लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है। अजीब क्या, इनके लिए तो अच्छी है, अपने लिए अजीब है। तो टाइफून नोमाडोल कारण निकासी की चेतावनी जारी कर दी है और एक वायरस है किसके द्वारा? जापान के द्वारा कर दी गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस राज्य के 12 जातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ा गया है? किस राज्य के 12 जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जोड़ा गया है? अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत के वह कौन से राज्य हैं जिनके अंतर्गत जनजाति या जनजाति सबसे अधिक निवास करती हैं, तो सर्वप्रथम आप नाम लोगे मध्य प्रदेश का, फिर किसका नाम आ जाएगा? छत्तीसगढ़ का। तो 12 जातीय समुदाय को और अनुसूचित जनजाति में जोड़ दिया गया है, तो कौन आ जाएगा? छत्तीसगढ़ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ आ जाएगा। नेक्स्ट है, 2022 में आयोजित अखिल भारतीय आधिकारिक भाषा सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा सूरत। कौन करेगा? सूरत। और सूरत कहाँ पे स्थित है? भारत में गुजरात में अंतर्गत स्थित है। और सूरत के अंतर्गत सबसे बड़ा बिजनेस क्या चलता है? कपड़ों का बिजनेस चलता है, टेक्सटाइल का बिजनेस चलता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? और भूकंप कहाँ पे आते हैं? गुजरात के अंतर्गत आते हैं। तो गुजरात में अनावरण हुआ है इसका भूकंप का स्टैचू आप बोल सकते हो। गुजरात के कच्छ में आपको क्या देखने को मिलेंगे? भूकंप के झटके। तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे, पश्चिमी एरिया बिहार के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नेपाल के अंतर्गत आपको भूकंप के झटके देखने को मिलेंगे। मंडला जिला देश का पहला पूर्ण रूप से साक्षर जिला बन गया है। मंडला किस राज्य का जिला है? तो मंडला कहाँ का है? मध्य प्रदेश का जिला है। और मंडला जिला क्या है? देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला बन चुका है। अगर साक्षरता की बात करें तो देश में सर्वप्रथम नाम किसका आ जाएगा? केरल का सबसे प्रथम नंबर पे नाम आता है, क्योंकि साक्षरता भारत की सबसे अधिक वहीं की है। सबसे कम की बात करें तो बिहार की आ जाएगी। और जिला आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन सा जिला है जहाँ पे पहला पूर्ण रूप से साक्षर जिला बन चुका है, तो मंडला जिला आ जाएगा मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है, यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची के रूप में शामिल होने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्मृति रूप से नामांकित किया गया है। अगर यहाँ पे
सांस्कृतिक कार्यक्रम की नाम आता है तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का नाम आते से ही दिमाग में क्या आता है? सबसे प्रथम सांस्कृतिक कार्यक्रम में और कोई प्रतियोगिता हो या ना हो, पर क्या हो, डांस की प्रतियोगिता जरूर होनी चाहिए। तो सांस्कृतिक विरासत सूची के अंतर्गत यूनेस्को की अमृत श्रेणी के अंतर्गत किसको नाम दिया गया है? गरबा का नाम दिया गया है, जो कि कहाँ का नृत्य है? गुजरात का नृत्य है। और आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो? जो अभी हाल ही में मेरा वीडियो देख रहा है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, या आपके निजी स्थान या क्षेत्रीय इलाकों में किस प्रकार का नृत्य या कौन सा नृत्य किया जाता है, वो जरूर आप मुझे बताएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जुलाई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में स्थापित स्वामी रामानुजनाचार्य का स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैचू ऑफ पीस अलग है रामानुजनाचार्य का, जो कहाँ पे बनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत, जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, जिसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री का मंत्रालय के अलावा सहकारिता मंत्रालय भी किसके पास में है? अमित शाह के पास में है। कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? ये भी जम्मू कश्मीर करेगा, जम्मू कश्मीर करेगा। नेक्स्ट है, ये थे अपने टॉप 100 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क संग्रहालय और जीएसटी का उद्घाटन किस राज्य के द्वारा किया गया है? और अगर जीएसटी का नाम आ जाए तो सीधा ही दिमाग में असम नहीं आना चाहिए। राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा संग्रहालय और जीएसटी का उद्घाटन राज्य पूछा गया है। सबसे पहले लागू किया था असम के अंतर्गत जीएसटी को सबसे प्रथम बार लागू किया गया था। जीएसटी कब आता है? 1 जुलाई को आता है। कौन से सन में आता है ये आप मुझे बताएंगे। तो कहाँ किया जाता है? गोवा के अंतर्गत सर्वप्रथम जीएसटी लागू हुआ था, लगाया गया था, वो आ जाएगा असम। राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा संग्रहालय और जीएसटी का उद्घाटन करने वाला पहला राज्य आ जाएगा गोवा। नेक्स्ट है, बायोखो त्योहार मुख्य रूप से भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है असम के अंतर्गत। बायोखा त्योहार है ये एक प्रमुख रूप से भारतीय राज्य कौन सा है? असम राज्य है, जिसके अंतर्गत मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 जून को। कब मनाया जाता है? 8 जून को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है, स्काई ब्रिज 721 नामक दुनिया का सबसे लंबा निलंबन फुट ब्रिज हाल ही में किस देश में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है? तो किसके लिए खोला गया है? चेक गणराज्य के लिए, चेक गणराज्य के द्वारा खोला गया है। और ये क्या है? 2 पहाड़ों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। स्काई ब्रिज 721 इसका नाम है। क्या है इसका नाम? स्काई ब्रिज 721 इसका नाम है, जो कि क्या करता है? 2 पहाड़ों को जोड़ने का कार्य करता है और सबसे अच्छा और सबसे लंबा, इसको आप बोल सकते हो। तो दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन निलंबन फुट ब्रिज इसको आप बोल सकते हो, जो कि अभी दर्शकों के लिए या पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है चेक गणराज्य के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय या थीम क्या थी? तो मानव के लिए योग, मानव के लिए योग। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्र महासभा ने संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस घोषित किया है। तो विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को। और 21 मई को एक और कौन सा दिवस मनाया जाता है, या आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में पुरुषों की श्रेणी में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? पुरुषों की श्रेणी में आपसे पूछा गया है और किसे नामित किया जाता है? हरमनप्रीत सिंह को क्या किया जाता है? नामित किया जाता है पुरुषों की श्रेणी के लिए।
हिंदी के जाने माने लेखक असगर वजाहत को उनके नाटक के लिए 31वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। किसके लिए? महाबली ये लिखते हैं, महाबली। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्यास सम्मान किसके अंतर्गत दिया जाता है, तो साहित्य के अंतर्गत दिया जाता है। साहित्य के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो व्यास सम्मान दिया जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में क्या है, प्रथम स्थान पे आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और दूसरे नंबर पे कौन सा पुरस्कार आ जाता है, तो ये आ जाता है व्यास सम्मान। अभी तक कितने लोगों को मिल चुका है, 31 लोगों को मिल चुका है। आखिरी वाले कौन है, लेखक असगर जो है आखिरी नंबर पे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे 30वें नंबर पे किसे दिया गया है। कितने दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 जीता है? कौन जीता है? आशा पारेख, आशा पारेख के द्वारा जीता गया है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। यहाँ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नहीं दिया गया है, यह पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार। सिर्फ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पूछा जाए तो 50वें नंबर पे किसे मिलता है और 51वें नंबर पे किसे मिलता है? 50वें नंबर पे मिला था अमिताभ बच्चन को, और अभी 51वें नंबर पे किसे मिला है, तो ये मिलता है रजनीकांत को, रजनीकांत को। नेक्स्ट है मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का प्रतिष्ठित खिताब इसने जीता। किसके द्वारा जीता जाता है, तो दिविता रॉय। डिवा से आप क्या याद रखोगे, दिविता, दिविता, दिविता रॉय को ये मिलता है, दिविता रॉय को। तो मिस डिवा यानी दिविता रॉय को ये मिलता है। 67th फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में लोकप्रिय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, तो इसकी मूवी किस किसने देखी है, कृति सेनन की। किसको मिलता है, कृति सेनन को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म ने मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, 83, जिसने मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव में क्या किया है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, यूनेस्को किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार क्षेत्र में लिया गया है। कौन से क्षेत्र में लिया गया है, तो सूचना, किसमें, सूचना और संचार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, यूनेस्को द्वारा किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार, यह पुरस्कार का नाम है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता कौन है? अगर कोई मिस इंडिया बन जाता है तो उसे कितनी खुशी होती है, तो इसी का नाम क्या होगा, खुशी पटेल। क्या नाम होगा इसका, खुशी पटेल। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 जीता है। तो कौन सी सरकार के द्वारा जीता जाता है, झारखंड के द्वारा। किसके द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, जीता जाता है पुरस्कार विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर। भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया जाता है, बालकृष्ण चौधरी को। किसको, बालकृष्ण चौधरी को सम्मानित किया जाता है, बालकृष्ण चौधरी को सम्मानित किया जाता है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य की प्रथम स्थान प्राप्ति रही है? जल पुरस्कार के क्षेत्र में प्रथम स्थान के रूप में कौन आ जाएगा, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। अमृत सरोवर में सर्व स्थान किसका मिला था, उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पे भी तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे आता है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। नेक्स्ट है, फिल्म द्वारा 94th अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है राजा रिचर्ड मूवी ने। किसने, राजा रिचर्ड मूवी या किंग रिचर्ड भी आप इसको बोल सकते हो। तो 94th अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, राजा रिचर्ड।
किस भारतीय को युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे मिला? नीना गुप्ता को। किसको मिला है? नीना गुप्ता को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रिलायंस ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा करी है? तो कहाँ पे बनने जा रहा है? चेन्नई के अंतर्गत। और इसकी देखरेख कौन करेगा? आकाश अंबानी जी करेंगे। आकाश अंबानी जी। रिलायंस का नाम आते से किसका नाम आ जाता है? मुकेश अंबानी का। और अब इसको कौन संभालेगा? आकाश अंबानी जी संभालेंगे। हाल ही में ई महाकुंभ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या किया है? ई महाकुंभ पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। हाल ही में किस देश ने 2025 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करने की घोषणा करी है? तो किसके द्वारा की जाएगी इसकी मेजबानी? तो ब्रिटेन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन के द्वारा क्या किया जाएगा? इसकी मेजबानी की जाएगी। किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल आइकॉन अवार्ड इनको दे दिया गया है। कौन है? शाहरुख खान को। शाहरुख खान को क्या किया गया है? शाहरुख खान को ये अवार्ड दे दिया गया है। और कब दिया गया है? जब इनकी अभी मूवी आई है पठान मूवी, जिसको लेके बहुत चर्चा में था, तो उसी के समय इनको क्या दिया गया है? ग्लोबल आइकॉन अवार्ड इनको दिया गया है। भारत और किस देश ने मिस्र में शर्म अल शेख 1 में COP27 लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? स्वीडन करेगा। कौन करेगा? स्वीडन के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत था 8वें स्थान पर, यानी कि 8वीं रैंक रहती है भारत की। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बनते हैं विवेक जोशी। कौन बनता है? विवेक जोशी बन जाते हैं। कौन बनता है? विवेक जोशी बन जाते हैं। फीफा विश्व कप किस देश में 20 नवंबर से शुरू होने वाला है? फीफा विश्व कप किस देश में 20 नवंबर को शुरू होगा? तो कतर के अंतर्गत होगा। कतर दोहा के अंतर्गत होगा। हाल ही में जारी जिया मूडीज की संशोधित रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर क्या होगी? तो 7 होगी, 7% होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को कंबोडिया के प्रधानमंत्री पुनः सेन ने सांस्कृतिक, वन्य जीव और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कितने समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो इनके द्वारा कुल 7 कितने होते हैं? 7 ज्ञापन समझौते हो जाते हैं। कौन कौन होता है इसमें? उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी होते हैं, और कंबोडिया के प्रधानमंत्री पुनः सेन जो होते हैं, और 7 ज्ञापन समझौते पे ये क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। अलेक्जेंडर वॉन डेर बिलियन को किसके राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? इनको चुना गया है ऑस्ट्रेलिया। अलेक्जेंडर से आप याद रख सकते हैं, अलेक्जेंडर वॉन डोर से कौन है? ऑस्ट्रिया। कौन आ जाता है? ऑस्ट्रिया। 2022 में भारत सरकार में रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रक्षा सचिव कौन बनता है? तो आप अगर किसी भी स्थिति में फंस जाते हैं तो क्या बोलते हो? प्रभु हमारी रक्षा करें। तो कौन आ जाता है? अरमाने गिरिधर, यानी कि अब हमारे अरमान प्रभु आपके हाथ में है, गिरिधर आपके हाथ में है। तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है, वर्तमान CJI के उत्तराधिकारी के रूप में किसे भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? 49वें मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा गया है, तो कौन आ जाएगा? UU ललित आ जाएगा। कौन आ जाएगा? UU ललित जी आ जाएंगे, जो क्या है? 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 47 और 48 कौन है। मैं ही बता देती हूँ। 47 पे आ जाते हैं बोबड़े, जस्टिस बोबड़े, और अगर
48 वाला मैं पूछूं तो ये आ जाते हैं रमन। कौन आ जाता है? रमन जी। इनके फुल नाम क्या है वो आप मुझे बताएंगे। क्रिकेट को कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो किसे चुना गया है? रॉबिन उथप्पा को। किसको चुना गया है? रॉबिन उथप्पा को चुना गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे चुना गया है? राजीव बहले को। किसको चुना गया है? राजीव बहले को चुना गया है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को किस संस्थान के अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है? तो किसके लिए चुना गया है? नालसा के लिए। किसके लिए? नालसा। ये नासा नहीं है, नालसा है। तो नालसा के लिए न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को संस्थान के लिए चुना गया है नालसा के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है उपन्यासकार और लघु कथा का नारायण का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस राज्य के पहले उपन्यासकार थे? कौन से राज्य से ये आते हैं? लघु कथाकार थे नारायण जी। 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो जाता है और ये आते हैं केरल राज्य से। मिखाइल गोर्बाचोव 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये थे रूस के। कहाँ के? रूस के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है अभिजीत सेन का हाल ही में निधन हो गया है। वे कौन थे? अभिजीत सेन कौन थे? ये आपसे पूछा गया है। अभिजीत अ से आप याद रखोगे। अभिजीत यानी कि अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। दूसरा किसे कहा जाता है? मार्शल को कहा जाता है। राकेश झुनझुनवाला का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में 62 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये किससे जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे शेयर बाजार से, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? शेयर बाजार का किंग भी इनको कहा जाता था, राकेश झुनझुनवाला को, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। यह राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल कौन सा होगा? यानी कि 7 बार पहले बन चुके थे, 8वीं बार अभी इन्होंने क्या लिया है? शपथ ली है 8वीं बार। और 8वीं बार ये क्या बन गए हैं? बिहार के मुख्यमंत्री जी बन जाते हैं नीतीश कुमार। 7 जुलाई 2022 को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया है? तो कौन संभालता है? राजेंद्र प्रसाद। इसको लॉजिकली अगर याद करोगे कि क्या है, नेशनल हाईवे पे अगर हाई स्पीड से चलोगे तो प्रसाद बट जाएगा, तो ऐसे ही याद रख सकते हो। तो राजेंद्र प्रसाद जो क्या है, नेशनल हाई स्पीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक या निदेशक कार्य रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति है से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है ये? तो ये संबंधित है संथाल से। संथाल से संबंधित है, आदिवासी गोंड से संबंधित है, उड़ीसा से ये आती हैं। कौन है? उड़ीसा से आती हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो राष्ट्रपति जी बन जाती हैं। एक सामान्य परिवार यानी कि गरीब परिवार से ये बिलोंग करती हैं और इनकी स्टोरी काफ़ी दयनीय है, यानी कि पढ़ने लायक है। अगर आपने भी अभी तक इनकी पूरी स्टोरी नहीं देखी है कि कौन थी, ये कहाँ से आती हैं, तो ये आप जरूर देखें, बहुत आपको मोटिवेशनल मिलेगा इनसे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तपन कुमार। कौन है? तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरुड़ एयरस्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? गरुड़ के रूप में तो किसे चुना जाता है? तो एयरस्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछा गया है गरुड़। तो हेलीकॉप्टर शॉट कौन मारता था? तो ये MS धोनी का काम था, MS धोनी का। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? हेलीकॉप्टर शॉट यानी कि बॉल को काफी ऊंचाई तक ले जाना, और गरुड़ भी क्या है, काफी ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन जाते हैं? MS धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं।
रिलायंस जियो इफकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आकाश अंबानी को। किसे? आकाश अंबानी को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सेना विमानन कोर में लड़ाकू एविएटर के रूप में शामिल होने वाली महिला अधिकारी कौन बन गई है? महिला अधिकारी आपसे पूछा गया है, तो ये बन जाती है बराक, अभिलाषा बराक। कौन बनती है? अभिलाषा बराक बन जाती है। इसे दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में चुना गया है। उपराज्यपाल के रूप में चुना गया है विनय कुमार जी को। किसे चुना गया है? विनय कुमार सक्सेना को। दिल्ली का क्या चुना गया है? उपराज्यपाल इनको चुना गया है। और लक्षद्वीप के राज्यपाल क्या है? क्या नाम है? प्रफुल्ल पटेल। और दमन एवं द्वीप के कौन है? दादर नागर हवेली दमन द्वीप के, तो भी अतिरिक्त भार के अंतर्गत कौन आ जाएगा? प्रफुल्ल पटेल ही इसके अंतर्गत आ जाएंगे। संयुक्त सचिव स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो चुनाया गया है विनय मोहन क्वात्रा। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा को चुना गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन नाम बदलकर महेश नगर होल्ट कर दिया गया है? तो ये आ जाएगा राजस्थान के अंतर्गत। कहाँ आ जाएगा? राजस्थान। शौर्य भूमि, वीरों की भूमि कौन है? राजस्थान है। 5 मई 2022 को 8,000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये कौन बनती है? प्रियंका मोहिते कौन बन जाती हैं? प्रियंका मोहिते क्या बन जाती हैं? 5 मई 2022 को 8,000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन जाती है। नेक्स्ट है, भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना जाएगा? मुख्य चुनाव आयुक्त आपसे पूछा गया है, तो कौन आ जाएगा? राजीव कुमार। कौन आ जाएगा? राजीव कुमार। पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के रूप में कौन आ जाएगा? तो विनय मोहन क्वात्रा ये आ जाएंगे नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के रूप में। भारतीय संगीतकार और खिलाड़ी पंडित शिव कुमार शर्मा का 10 मई को निधन हो गया है। और ये कौन थे? ये आपसे पूछा गया है। तो ये क्या थे? संतूर वादक थे। संतूर को ये बजाते थे, संतूर वादक इनको कहा जाता था। भारतीय संगीतकार भी थे ये, और एक खिलाड़ी भी थे, पंडित शिव कुमार शर्मा। 10 मई 2022 को इनका क्या हो जाता है? निधन इनका हो जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो किसके द्वारा पदभार संभाला जाता है? राजू के द्वारा, एस राजू के द्वारा क्या किया जाता है? पदभार संभाल लिया जाता है। भारत के नए विदेश सचिव कौन बन गए हैं? भारत के नए विदेश सचिव आपसे पूछे गए हैं, तो विदेश सचिव कौन आ जाएगा? विनय मोहन क्वात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना जाता है तरुण विजय को। किसे चुना जाता है? तरुण विजय को क्या किया जाता है? तो प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में इन्हें चुन लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है? भारत के नए विदेश सचिव कौन बन गए हैं? विनय मोहन क्वात्रा बन गए हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अप्रैल 2022 को भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये अनावरण कहाँ पे होता है? तो ये हो जाता है गुजरात के अंदर। गुजरात के किस स्थान पे? तो मोरबी। कहाँ पे? मोरबी के अंतर्गत होता है, गुजरात के मोरबी के अंतर्गत। फार्मेसी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है किसे? आमिर खान को क्या किया गया है? आमिर खान को फार्मेसी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुन लिया गया है।
संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है, यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष किसे चुना गया है, मनोज सोनी को। किसे चुना गया है, मनोज सोनी को चुना गया है, मनोज सोनी को चुना गया है। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित होगा बेंगलुरु के अंदर। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना अकादमी कमांडेंट नियुक्त किया गया है, तो किसे बनाया गया है, वी चंद्रशेखर को। किसे बनाया गया है, बी चंद्रशेखर को, बी चंद्रशेखर को बनाया गया है। नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो के तीसरे प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, दिल्ली मेट्रो के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना जाता है, यानी कि दिल्ली के अंतर्गत क्या हो रहा है, लगातार विकास हो रहे हैं, तो विकास चंद्रा को चुना जाता है, विकास को चुना जाता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह अध्यक्ष बनाया गया है माधवी पुरी को, माधवी पुरी बूच को, माधवी पुरी बूच को बनाया जाता है। किस बॉलीवुड अभिनेता को 23 फरवरी 2022 को थम्स अप का ब्रांड बिल्डर बनाया गया है, तो इसका एड कौन करता है, शाहरुख खान, तो इसी को बनाया गया है थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर या ब्रांड बिल्डर इसको कह सकते हैं। अहमदाबाद आईपीएल फ्रेंचाइजी को इसके मालिक सीवीसी कैपिटल द्वारा क्या नाम दिया गया है, तो नाम आपसे पूछा गया है, तो इसका नाम क्या रखा गया है, गुजरात टाइटंस। क्या नाम रखा गया है, गुजरात टाइटंस इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है बिट्टी बड़ी का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर 7 फरवरी 2022 को इसे नियुक्त किया गया है, तो किससे बनाया गया है, अमिताभ बच्चन को। किसको बनाया गया है, अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। क्या बनाया गया है, तो मिट्टी बड़ी का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर इसे चुना गया है अमिताभ बच्चन जी को। लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी को 2 फरवरी 2022 को महानिदेशक के रूप में चुन लिया गया है। किसका महानिदेशक चुना गया है, रक्षा खुफिया एजेंसी को, रक्षा खुफिया एजेंसी में लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी को 2 फरवरी 2022 के महानिदेशक के रूप में क्या किया जाता है, चुन लिया जाता है। आंध्र प्रदेश की रिक्त स्थान 20 जनवरी 2022 को नासा को IASP कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। पहली भारतीय महिला आपसे पूछी गई है, तो वो कौन आ जाती है, जाह्नवी डागोती के द्वारा क्या किया गया है, आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में 20 जनवरी 2022 को नासा में IASP कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला ये बन जाती है, जाह्नवी डांगोसी। RBI गवर्नर उर्जित पटेल को 6 जनवरी 2022 की अवधि के लिए बहुपक्षीय पोषण संस्थान IIB के उपाध्यक्ष के रूप में कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, तो सिर्फ 3 वर्षों के लिए इनको चुन लिया जाता है। वीरेंद्र सिंह पठानिया ने गत 30 दिसंबर 2021 को महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, तो भारतीय तटरक्षक के लिए, भारतीय तटरक्षक सेना के लिए, भारतीय तटरक्षक सुरक्षा बलों के लिए इन्होंने क्या किया है, ये कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 अक्टूबर 2022 को किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल की आधारशिला रखी है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नया टर्मिनल यहाँ पे बनाया जाएगा, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, विजया राजे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा है, विजया राजे हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कौन सा आ जाएगा, ये मध्य प्रदेश में है, ये विजया राजे, श्रीमती विजया राजे अंतर्राष्ट्रीय नेशनल हाईवे जो है
कहाँ पे है, इंटरनेशनल हाईवे है, सॉरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 16 अक्टूबर 2022 को किस हवाई अड्डे का नया टर्मिनल आधारशिला रखी है, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश के MBBS पाठ्यक्रम में हिंदी पुस्तकों का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, आप देख चुके हैं, अमित शाह के द्वारा किया गया है, अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, जो क्या है, गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। ये कानून मंत्रियों और कानून सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है, कहाँ पे आयोजित होता है, तो ये होता है गुजरात के अंतर्गत। कहाँ होता है, गुजरात के अंतर्गत। और किस एरिया में होता है, एकता नगर में, एकता नगर के अंतर्गत आयोजित होता है गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जियो इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है। कहाँ पे आयोजन होता है इसका, तो इसका आयोजन होता है जयपुर के अंतर्गत। कहाँ होता है, जयपुर के अंतर्गत इसका आयोजन होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही है, भारत की रैंकिंग आपसे पूछी गई है, तो ग्लोबल यानी कि भूखमरी के स्थान में 107वें नंबर पे कौन आ जाता है, भारत आ जाता है भूखमरी के स्थान पे। हैप्पीनेस के मामले में भारत कितने स्थान पे है, 132वें स्थान पे है। और इससे आगे कौन आ जाता है, पाकिस्तान अपने से आगे है, यानी कि भारत दुखी है पर पाकिस्तान खुश है, ऐसा लगता है क्या, मतलब कुछ भी रिपोर्ट जारी हो जाती है। वंदे भारत एक्सप्रेस हिमाचल प्रदेश के अंबा, अंदौरा और किस शहर के बीच में शुरू होगा, तो ये कहाँ पे शुरू होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये शुरू होगा हिमाचल प्रदेश, अंबा, अंदौरा और कौन सा शहर इसमें शामिल होगा, तो नई दिल्ली इसके अंतर्गत शामिल होगा। कौन सा होगा, नई दिल्ली इसके अंतर्गत शामिल होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के चंबा में किस योजना का शुभारंभ किया है, तो किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और इसको शॉर्ट लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है, PM ग्राम सड़क योजना थर्ड, क्या है, थर्ड है, तो ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो दोनों एक ही है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस ज्योतिर्लिंग में नवनिर्मित श्री महाकालोक कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है, तो ये आ जाता है मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंतर्गत। कहाँ है, उज्जैन के अंतर्गत ये कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। और इस कॉरिडोर के बारे में भी मैं फुल डिटेल का वीडियो लेके आ चुकी हूँ, जो आपको प्लेलिस्ट के अंतर्गत मिल जाएगा, और इससे बनने वाले क्वेश्चन भी मैं आपको उसके अंतर्गत बता चुकी हूँ। महाकाल लोक का जब क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और ये काशी कॉरिडोर से भी 4 गुना बड़ा है, 750 करोड़ की लागत के अंतर्गत इसको बनाया गया है। फुल डिटेल से आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पे करते हैं प्रधानमंत्री जी, गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ करते हैं, गुजरात के अहमदाबाद में क्या करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं या इसका उद्घाटन करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGS ने एक डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरू करने की घोषणा करी है, तो कहाँ पे होगा ये, मतलब कौन से सन के अंतर्गत इसकी शुरुआत हो जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने एक डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा करी है, और ये कब हो जाएगा, 2024 के अंतर्गत हो जाएगा, जुलाई मंथ के अंदर। कब हो जाएगा, जुलाई महीने के अंतर्गत 2024 में हो जाएगा। किस भारतीय रेलवे ने 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया है, यानी कि भारतीय रेलवे ने 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को श्रेणी में कर दिया है कन्वर्ट। ये है सुपर फास्ट, क्या है, सुपर फास्ट, क्या नाम है इसका, सुपर फास्ट, इसका नाम इन्होंने दे दिया गया है। ये क्या था, तो मेल एक्सप्रेस श्रेणी जो थी इसका नाम क्या कर दिया है, सुपर फास्ट इसका नाम कर दिया है। गांधी जयंती 2022 के अवसर पर युवा लेखकों को सलाह देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत करी है, तो युवा 2.0 योजना। कौन सी है,
युवा 2.0 योजना की शुरुआत कर दी गई है। नेक्स्ट है 3 अक्टूबर 2022 को भारत के चुनाव आयुक्त तरह कौन सा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है, तो ये आ जाएगा मतदाता, तो ये क्या है, मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन क्या है, मतदाता जंक्शन की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी चीते छोड़े गए, जीते नहीं है, चीते छोड़े गए, कहाँ पे, श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के अंतर्गत, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत, राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ से आते हैं ये और कितने मेल और कितने फीमेल थे, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सांस्कृतिक मंत्रालय ने नई दिल्ली के बथुकम्मा महोत्सव का आयोजन किया। मुद्दू गुम्मा का संबंध किस राज्य से, कुम्मा कुम्मा मुत्था मुत्था हो करके एक डायलॉग जो बहुत वायरल हुआ था, अभी आपने देखा होगा, तेलंगाना की जो मुख्यमंत्री जी हैं ममता बनर्जी, उनके द्वारा बोला जा रहा था, उसमें कहा गया था, ऐसे ही लॉजिकली बना दिया है, हंसी मजाक जोक से पार्ट अलग है, तो कि वाईफाई का पासवर्ड बता दीजिए, तो वाईफाई पासवर्ड के अंतर्गत उनका ये जो लैंग्वेज थी बहुत वायरल हुई थी, तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा बोला गया है। ये बहुत अटपटे से नाम हैं जो बोलने में भी कठिन लगते हैं, पर वहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज है। तो आयोजन किया है मुद्दू गुम्मा, संबंध कौन से राज्य से हैं, तो तेलंगाना से है। तो ये आप जरूर देखिएगा इंटरनेट पे, अगर ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो। उम्र 2022 में आयोजित हुई 90 इंटरपोल महासभा का लोगो क्या था। 2022 में आयोजित हुई 90 इंटरपोल महासभा का लोगो आपसे पूछा गया है, तो महासभा का लोगो क्या था, तो 2022 में आयोजित होती है 90 इंटरपोल महासभा, जिसका लोगो क्या रहता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसका क्या रहता है, सूर्य मंदिर का पहिया, क्या है, सूर्य मंदिर का पहिया, जो कि है क्या था, इसका महासभा का लोगो था। नेक्स्ट है विश्व की पहली अंतरमहाद्वीपीय बड़ी जंगली मांसाहारी अनुवाद की परियोजना क्या है, तो यह है चीता प्रोजेक्ट। क्या है, चीता प्रोजेक्ट आ जाएगा, जो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, भारत के द्वारा विश्व के अंतर्गत। मांसाहारी का नाम आते से ही आपको चीता याद रखना है। महामारी के बाद ही दुनिया के स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा कौन सी टेलीविजन श्रृंखला शुरू कर दी गई है, तो दरवाजे से नमस्ते, दरवाजे से नमस्ते। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती भी है कि कोई भी मेहमान, कोई भी गेस्ट आ जाए तो उनको दरवाजे ही नमस्ते करके भगा दिया जाता है, मतलब उनको घर में बुला के चाय पानी नाश्ता करवाने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दरवाजे से नमस्ते। ये क्या है, यूनिसेफ के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने सीरियस ले रखा है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है किस राज्य ने मेकिंग ऑफ ए रेवोल्यूशनरी शीर्षक के साथ भगत सिंह के जीवन पर एक माह की प्रदर्शनी शुरू करी है। किस राज्य के द्वारा किया गया है, मेकिंग ऑफ ए रिवोल्यूशनरी शीर्षक के साथ में भगत सिंह के जीवन पर एक माह की प्रदर्शनी शुरू करी है नई दिल्ली सरकार ने। किसने किया है, नई दिल्ली के साथ में ये क्या किया गया है, प्रदर्शनी शुरू कर दी गई है भगत सिंह के जीवन पर। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सितंबर 2022 में 32 वर्षों के अंतराल के बाद अपना पहला सिनेमा हॉल मिला है, यानी कि वह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसको सितंबर 2022 में 32 वर्षों के अंतराल के बाद में पहला सिनेमा हॉल देखने को मिला है, तो ये जम्मू कश्मीर वालों के लिए है, जम्मू कश्मीर वालों के लिए। क्योंकि आप तो कोई भी मूवी आई नहीं तो उठ के चल दिया देखने के लिए, पर जम्मू कश्मीर वालों के बाद में क्या हुआ है कि 32 वर्षों के बाद ये अब अपने सिनेमा हॉल में जा पाएंगे और मूवी को देख पाएंगे। सेंट्रल विस्ता एवेन्यू के हिस्से के रूप में राष्ट्रपति भवन में इंडिया गेट के बीच कर्तव्य पथ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। किसका उद्घाटन किया गया है, इस सड़क का जो राष्ट्रपति भवन से कहाँ जाती है, इंडिया गेट के अंतर्गत। इसका नाम क्या है, कर्तव्य पथ इसका नाम है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार ने एक पहल शुरू करी है जिसका नाम क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया
गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजित किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो इसका आयोजन होता है नागालैंड के अंतर्गत। कहाँ होता है इसका आयोजन? इसका आयोजन होता है 192 नई दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होता है? तो ये होता है नई दिल्ली के अंतर्गत। कहाँ होता है? नई दिल्ली के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य को 119 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिलेगा? तो ये मिलेगा नागालैंड को, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है ब्लॉक टेक्नोलॉजी, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से क्या होगा? किसानों को बीज वितरित किए जाएंगे। और वो कौन सा राज्य बनेगा? झारखंड बनेगा। कौन सा बनेगा? झारखंड राज्य बनेगा, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा? बीज वितरित किए जाएंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इससे पहले अपन ने देखा था कि चारे के लिए बीज वितरण किए थे, वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया था। भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप का निर्माण कौन से राज्य में किया जा रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किया जा रहा है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किया जा रहा है। दही हांडी को भारत का किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी जाए? तो यह महाराष्ट्र के अंतर्गत होता है, महाराष्ट्र के अंतर्गत। और दही हांडी वहीं का अत्यधिक प्रसिद्ध है या फेमस है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? कानूनी सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? तो पीएम मोदी जी करते हैं। पीएम मोदी जी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा अंडर वाटर प्रोजेक्ट किस राष्ट्रीय नायक को समर्पित है? तो ये समर्पित है कैप्टन विक्रम बत्रा, जिसके ऊपर अभी मूवी भी आई थी और आप सभी ने देखी भी होगी। इस विभाग ने 25 जुलाई 2022 को दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत करी है। कौन से विभाग के द्वारा किया जाता है? तो डाक विभाग के द्वारा। डाक विभाग के द्वारा क्या किया जाता है? तो डाक विभाग के द्वारा डाक विभाग के द्वारा 25 जुलाई 2022 को दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की जाएगी। 18 जुलाई 2022 को किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो यह आ जाएगा वाराणसी। और वाराणसी किसका संसदीय क्षेत्र है? पीएम का संसदीय क्षेत्र है, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का। तो क्या है? इनका संसदीय क्षेत्र है। ये थे अपने टॉप 200 क्वेश्चन किसके? करंट अफेयर के। इसका सेकेंड पार्ट भी आने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो शेयर करें और लाइक करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।